अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमें पता ही होना चाहिए कि व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को आम ज़बान में हम शुगर्स भी कहते हैं। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं और इनमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाजमी तौर पर मौजूद होती है। इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी होता है। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की 4 डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जिसमें हमारे पास मोनोसेक्राइड्स आते हैं, डाइसेक्राइड्स आते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स आते हैं और पॉलीसेक्राइड आते हैं। एक शुगर मॉलिक्यूल दूसरे शुगर मॉलिक्यूल के ज़रिए से जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं। सबसे पहले हम पहली क्लास की बात करते हैं, व्हाट आर मोनोसेक्राइड। लफ्ज़ मोनो का मतलब होता है वन और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर सिंगल शुगर मॉलिक्यूल मौजूद होगा उनको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है फ्रुक्टोज, जिसको हम इट इज़ हनी शुगर। मैंने यहाँ पे इसको गलत मेंशन किया है, इसको ठीक कर लेते हैं। फ्रुक्टोज को हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं हनी शुगर। ये हमारे पास जो शहद होता है उसके अंदर ये शुगर मौजूद होती है। फिर हमारे पास जो दूसरी क्लास आती है डैट इज़ कॉल्ड डाइसेक्राइड। डाई का मतलब है 2 और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। अगर हमारे पास 2 शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद हों और वो दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से कनेक्ट हों तो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइसेक्राइड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है सुक्रोज़। सुक्रोज़ को आप टेबल शुगर भी कहते हैं। घरों में जो आप आम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली सुक्रोज़ होती है। जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके टूटती है और वो कन्वर्ट होती है 2 सिंपल शुगर्स के अंदर या 2 मोनोसेक्राइड्स के अंदर। जब सुक्रोज़ को हम खाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है, उससे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगो का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, उनको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है रहमनोज। जो ओलिगोसेक्राइड हैं ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते, बॉडी में इनका ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा डिटेल मौजूद नहीं है। फिर आते हैं लास्ट टाइप जिसको आप कहते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मैनी और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। ऐसे शुगर मॉलिक्यूल जिसके अंदर 10 से ज़्यादा जो है शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हों। वो 10 भी वो 11 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं और वो लाख भी हो सकते हैं। तो इस तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारे पास आता है स्टार्च। स्टार्च कहाँ मौजूद होती है? ये गंदम में, मकई में, आलू में और चावल के अंदर जो शुगर होती है उसको आप स्टार्च कहते हैं। और हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है डैट इज़ सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ होती है? पौधे की जो सेल वॉल है जो कि पौधे को प्रोटेक्शन देती है, उसको एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचाती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जो सबसे सिंपल शुगर होती हैं वो स्वीट इन टेस्ट होती हैं, स्वीटेस्ट इन टेस्ट होती हैं, और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं स्वीटनेस कम हो जाती है। यही वजह है कि जो हमने सबसे सिंपल शुगर पढ़ी है सुक्रोज या फ्रुक्टोज, जो कि हमारे पास शहद में होती है, वो स्वीटेस्ट शुगर इन द वर्ल्ड है। फ्रुक्टोज इज़ द स्वीटेस्ट शुगर इन द वर्ल्ड क्योंकि उसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल मौजूद है। बट अगर हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं या हम आलू खाते हैं तो उनका टेस्ट जो है वो बहुत मीठा नहीं होता, बट वो शुगर होती हैं। उसमें बेसिकली वजह क्या है कि उसके अंदर स्टार्च होती है और इसमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स क्योंकि अटैच होते हैं, तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाते हैं स्वीटनेस जो है वो इतनी ज़्यादा कम होती जाती है। अब हम आ जाते हैं कि हमें डेली रूटीन में कितनी कार्बोहाइड्रेट जो है वो खानी चाहिए। जो हमारा एवरेज डाइटरी इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो वो है कम से कम आपको 380 ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा 800 ग्राम एक दिन के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं। दैट इज़ हेल्दी फॉर यू। कम से कम इतनी रेंज हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रेंज हो। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी टोटल डाइट का 50 से 60% होते हैं। बाकी जो 30 से 40% हिस्सा है हमारा, उसमें प्रोटीन्स आती हैं और हमारे पास लिपिड्स आते हैं। तो देखा जाए तो हमारा मेजर पोर्शन जो है हमारी रेगुलर डाइट का वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यही वजह है कि हम गंदम, चावल, मकई इसका इस्तेमाल या चीनी का इस्तेमाल अपनी रूटीन में डेली लाइफ में ज़्यादा करते हैं क्योंकि इससे हमारे पास एनर्जी जो है वो मिलती है। अब आ जाते हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसी होती है। सबसे पहले आप जब भी किसी भी फूड पार्टिकल को खाते हैं
या किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट को खाते हैं तो पहले वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? हज़म होना। जब आप खुराक को खाते हैं तो वो आपके मुंह से गले, गले से मैदे, फिर आपकी छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में जाती है। जब खुराक आपकी छोटी आंत में पहुंच जाती है तो वहाँ पे वो खुराक मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट या हज़म हो चुकी होती है। अब हमारे पास जो छोटी आंत है उसके पास से बहुत सारी ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं। हमने क्या करना होता है कि अब क्योंकि हमारी खुराक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई है, अब खुराक के अंदर जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी वाइटामिन्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो भी एनर्जी का सोर्स है, उस खुराक को, उन चीज़ों को हमने छोटी आंत से उठाकर अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर या खून के अंदर उसको हमने एब्जॉर्ब करना होता है, ताकि हमने जो खुराक खाई है उससे हमें कोई ना कोई हेल्दी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर रहे। क्योंकि अगर खुराक जो है वो स्मॉल इंटेस्टीन से लार्ज इंटेस्टीन में चली जाएगी तो सारी की सारी खुराक वहाँ से फीसिस के ज़रिए से बॉडी से बाहर खारिज हो जाएगी। तो खाना खाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये है कि हमारी डाइजेशन के बाद हमारी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टीन में होती है। स्मॉल इंटेस्टीन से फूड जो है वो निकल कर हमारे ब्लड के अंदर जाके जज्ब होती है और हमारा ब्लड उस मिनरल्स को, वाइटामिन्स को हमारी पूरी बॉडी को पहुंचा देता है। और जो एक्स्ट्रा फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो गैर ज़रूरी मटेरियल्स होते हैं, वो फिर स्मॉल इंटेस्टीन से आगे लार्ज इंटेस्टीन में धकेल दिए जाते हैं और लार्ज इंटेस्टीन उन गैर ज़रूरी मादों को फुजले की शक्ल में बॉडी से खारिज कर देती है। इसलिए सबसे पहले आपने बताना क्या है, डाइजेशन कैसे होती है। डाइजेशन जो है, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो जैसे ही आप उसको मुंह के अंदर रखते हैं और आप उसको चबाना शुरू कर देते हैं तो चबाते ही मुंह के अंदर जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। और डाइजेशन ख़त्म कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात आपको मैंशन की थी कि डाइजेशन का लास्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टीन है। लार्ज इंटेस्टीन के अंदर डाइजेशन नहीं होती। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कार्बोहाइड्रेट या किसी भी शुगर मॉलिक्यूल को मुंह के अंदर रखना है। जैसे कि सपोज करें आपने स्टार्च खाई है। स्टार्च का मतलब है कि आपने गंदम, चावल, आटा, आलू, कोई भी चीज़ जो है, मकई आपने मुंह में रखा है और आपने उसको मैस्टिकेशन करना शुरू किया है या चबाना शुरू किया है। मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। हम दांत की मदद से खुराक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। जितना ज़्यादा आप चबा के खाते हैं उतनी ज़्यादा खुराक आपके मुँह के अंदर हज़म होती है। वजह ये होती है कि हमारा जो मुँह है या जो हमारा माउथ है उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होते हैं, जिनका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। जब हम खुराक को मुंह के अंदर चबाते हैं तो हमारे ये ग्लैंड जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड एक ख़ास किस्म का एंजाइम खारिज करते हैं जिसको हम टाइलिन एंजाइम या अल्फ़ा माइलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये टाइलिन एंजाइम या अल्फ़ा माइलेज एंजाइम हमारी खुराक के साथ आके अटैच होता है। और आपको पता है एंजाइम का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करना, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करना। जब हम चबाते हैं खुराक को, जो है वो च्यू करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर से एंजाइम खारिज होता है, डैट इज़ कॉल्ड अल्फा माइलेज, और वो हमारी खुराक को तोड़ता है। अब हमारी खुराक मुंह के अंदर जब टूटी है तो वो जो कार्बोहाइड्रेट आपने स्टार्च की शक्ल में खाया था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो कन्वर्ट हो गया है माल्टोट्रायोस प्लस डेक्स्ट्रिन के अंदर। अब ये जो आपके पास फूड है ये आपके मैदे से गुजरेगी, मैदे से गुजर कर ये आपकी जो है वो छोटी आंत में जाएगी। जब ये छोटी आंत में जाएगी तो छोटी आंत के ऊपर एक एरिया होता है जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं, जिसको हम लबलबा भी कहते हैं। पेंक्रियाज या लबलबे का काम क्या होता है? यहाँ से सिक्रीशंस खारिज होती हैं और साथ साथ इसमें से एंजाइम्स खारिज होते हैं। अब जब आपकी खुराक मुंह से मैदे से गुजरकर छोटी आंत में आ गई है तो जो हमारा पेंक्रियाज है वो भी मदद करता है खुराक को तोड़ने में। लिहाजा पेंक्रियाज एंजाइम्स खारिज करता है। उन एंजाइम्स का नाम होता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। अब आपने याद ये रखना है कि जो मुंह के अंदर एंजाइम था जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा था उसका नाम था अल्फा अमाइलेज। जो पेंक्रियाज से एंजाइम खारिज होता है उसका नाम होता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। और साथ साथ स्मॉल इंटेस्टीन भी कुछ एंजाइम्स खुराक के ऊपर डालती है जिसमें आता है सुक्रेज, माल्टेज और डेक्स्ट्रिनेज। ये सारे एंजाइम मिलकर इस खुराक के ऊपर अटैक करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर। तो बेसिकली हमने खाया क्या था? हमने एक बड़ी शुगर खाई थी, हमने पॉलीसेकेराइड खाए थे जिसके अंदर 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल थे। हमारे मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस ने उस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया और एट द एंड उसको सिंगल मॉलिक्यूल में या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लूकोज वो शक्ल है
कार्बोहाइड्रेट्स की या शुगर की, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है। जब तक आपकी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, आपकी बॉडी या आपका ब्लड जो है वो कभी भी शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यही वजह है कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। कभी आपने अपना ग्लूकोज ब्लड चेक करवाया होगा, कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो हमेशा हम यही कहते हैं कि इसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया या इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल आप चेक करें। इवन जो मशीन यूज़ की जाती है ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए, इसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर एब्जॉर्ब होती है वो ग्लूकोज की शक्ल में होती है। चाहे आप कोई भी शुगर खा लें, स्टार्च खा लें, आप फ्रुक्टोज खा लें, आप सुक्रोज खा लें, आप लैक्टोज खा लें, कोई भी आप शुगर खा लें, एट द एंड उसने आपकी बॉडी में जाके टूटना है और कन्वर्ट होना है ग्लूकोज के अंदर। जब आपकी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वो डाइजेस्ट हो गए हैं। अब जब वो डाइजेस्ट हो गए हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है जो खून की नालियाँ गुजर रही हैं, वो इस ग्लूकोज को अपने अंदर खींचना शुरू करती हैं। लिहाजा अब आपके पास शुरू हो जाता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। आपके बुक के अंदर इस प्रोसेस को पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। मैंने एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स में भी लिखी है। अगर आपके पास टाइम हो पेपर में तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पेपर में इस शक्ल में भी इसको लिख कर आ जाते हैं तो भी आपका सवाल ठीक होता है। मैं आपको रीड भी करवा देती हूँ कि एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या लिखा है। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन फूड इज मिक्सड विद द सलाइवा विच कंटेन अल्फा माइलेज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड। जब मैस्टिकेशन होती है या जब हम खुराक को चबाते हैं तो हमारे पैरोटिड ग्लैंड जो कि हमारे मुंह में होते हैं वो एक एंजाइम खारिज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा माइलेज। दिस एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू द माल्टोट्रायोज एंड डेक्स्ट्रिन। इस एंजाइम की वजह से हमारी खुराक माल्टोट्रायोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट होती है। हमारे मुंह के अंदर सिर्फ स्टार्च का 3 से 5% हिस्सा जो है वो डाइजेस्ट होता है, बाकी 90 से 95% डाइजेशन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे जाके होती है। देन इट मूव्स इनटू द स्टमक, जहाँ पे एसिडिक पीएच की वजह से ये जो आपके पास अल्फा माइलेज एंजाइम होता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। आपको पता है जो मैदा है उसकी पीएच जो है वो एसिडिक होती है, जबकि मुँह की पीएच जो है वो बेसिक होती है। और आपको ये भी पता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो अपनी खास पीएच पे काम करते हैं। एसिडिक एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करता है, बेसिक एंजाइम बेसिक पीएच पे काम करता है। सो क्योंकि अल्फा माइलेज मुंह में होता है तो मुंह की पीएच बेसिक होती है। जैसे ही ये अल्फा माइलेज एंजाइम खुराक के साथ हमारे मैदे में जाता है तो मैदे की पीएच एकदम से एसिडिक हो जाती है। जैसे ही हमारा एंजाइम मैदे में जाता है तो एसिडिक पीएच की वजह से ये हमारा एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है और मज़ीद हमारी खुराक को मज़ीद नहीं तोड़ सकता। लिहाजा अब हमारी खुराक जो है वो मैदे से छोटी आंत में जाती है, जहाँ पे पेंक्रियाटिक अमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज और डेक्स्ट्रिनेज इस पे एक्ट करते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जो छोटी आंत है उसके अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं, उभार होते हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। जैसे आपने कंघा देखा होगा या हेयर ब्रश देखा होगा, उसके ऊपर उभार होते हैं ताकि हमारे बालों को अच्छे से क्लीन किया जा सके। इसी तरह से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी उभार होते हैं। उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, लिहाजा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और खुराक अच्छे से यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाती है। अब क्योंकि खुराक डाइजेस्ट हो गई है, आपके पास ग्लूकोज बन गया है, तो अब हमने क्या करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है। अब एब्जॉर्प्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी खुराक आपके ब्लड वेसल्स के अंदर या खून के अंदर जाती है, दिस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब कैसे जाएगी, अब आपके पास अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे खुराक मौजूद है और यहाँ से ब्लड वेसल गुजर रही है, तो आपकी ग्लूकोज ने यहाँ से ब्लड वेसल में कैसे गुजर जाना है, उसके लिए मुख्तलिफ मेथड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में जाने के लिए 2 तरह के मेथड जो है फेस करने पड़ते हैं। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दूसरा होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है या ऐसी जगह पे जहाँ पे उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन जहाँ पे उसकी मिकदार कम होती है वहाँ पे मूव करता है, तो इसको आप कहते हैं फैसिलिटेटेड, इसको आप कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है। मैं एक वीडियो ऐसी भी बनाऊँगी जिसमें मैं आपको एब्जॉर्प्शन के
सारे मेथड बताऊंगी कि बेसिकली जो पैसिव डिफ्यूजन या एक्टिव डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अभी बस आप ये याद रखेंगे कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें मॉलिक्यूल्स लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एक्टिव हमेशा वो इंसान होता है जो लो पोजीशन से हाई पोजीशन पर जाता है। ठीक हो गया। अब फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद करने वाला। जब आप किसी को फैसिलिटेट करते हैं तो उसका मतलब है कि आप उसको रहनुमाई दे रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पर जा रहा है, यहाँ पे क्योंकि शुगर की मिकदार ज़्यादा है, हाई कंसनट्रेशन से अगर शुगर ब्लड में जा रही है जहाँ पे शुगर की मिकदार कम है, बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं इसके ऊपर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये प्रोटीन्स मदद करती हैं ग्लूकोज को यहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर पहुँचाने के लिए। इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट है उसको आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अगर खाली वर्ड होता है डिफ्यूजन तो हम लिखते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, बट अगर वर्ड फैसिलिटेट लिखा हुआ है तो आपने उस चीज़ का नाम ज़रूर मेंशन करना है जो कि उसको फैसिलिटेट कर रही है, उसकी मदद कर रही है। फैसिलिटेट कौन कर रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कर रही है। अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। अब क्योंकि आप हाई पोजीशन से लो पोजीशन पर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी किस्म की एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसे ही है कि आप पहाड़ की ऊंचाई पे खड़े हों, आप हाई पोजीशन पे हैं, वहाँ से आपने पहाड़ से नीचे उतरना हो तो आप बस एक स्टेप आगे रखें और आप ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो बेसिकली आप कैसी मूवमेंट कर रहे होते हैं, आप पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं या आप डिफ्यूजन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है मूवमेंट का स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक्टिव से मुराद होता है कि आप लो पोजीशन से हाई पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, या मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐसी जगह से जहाँ पे उनकी तादाद कम है वहाँ से वो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक हो गया। अब क्योंकि वर्ड लिखा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर आप पहाड़ की नीचे खड़े हैं और आप ऊपर जाना चाहते हैं, आप लो पोजीशन पर खड़े हैं और आप हाई पोजीशन पर जाना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, आप थक जाते हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते। क्यों? क्योंकि एनर्जी लगानी पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी यूज़ होती है, जबकि जो डिफ्यूजन है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, इसमें आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फ़र्क ये है कि अगर आप एनर्जी की शक्ल में एटीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बट अगर आप एटीपी के अलावा कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम ग्लूकोज पंप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बट जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मूव करते हैं। अब होता क्या है कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। एनर्जी जो है वो इसमें लगानी पड़ती है, किस शक्ल में लगानी पड़ती है, एटीपी की शक्ल में लगानी पड़ती है। ग्लूकोज किस तरह से मूव करती है, ग्लूकोज जो है वो एक्टिव, अगर आपके ब्लड के अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज है तो वो इस मेथड के ज़रिए से मूव करेगी। अगर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रक्टोज मौजूद है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से मूव करेगी। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने याद रखने हैं और इसका डिफरेंस भी आपने अच्छे से याद रखना है। आई होप लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।